Assalamu alaikum students. Welcome to the Bright Future Academy. Today we will study the gaseous exchange in humans. The process of gaseous exchange in humans is different from the process of gaseous exchange in plants. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स डिस्कस किया था। सो अगर किसी को वो वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। सो द गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन्स इंक्लूड द एयर पैसेजवे. Air passageway consists of the parts through which the outside air comes in the lungs. इसमें वो तमाम parts या वो तमाम organs included हैं जिसके ज़रिए से air body में enter होती है या lungs में enter होती है and after the exchange of gases it goes out. और gases के exchange या तबादले के बाद ये body से remove हो जाती है। body में enter कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन गैस। और हम बॉडी से एक्सेल या रिमूव कौन सी गैस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो इन तमाम पार्ट्स को हम फर्दर वन बाय वन डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट इज द नोज इनक्लोजेस द नेजल कैविटी. नोज में एक नेजल कैविटी है. इट ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग्स कॉल्ड द नोस्ट्रिल्स. और ये बाहर वाली साइड पे जो ओपन होती है उसको बोलते हैं नोस्ट्रिल्स. द नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस बाय अ वॉल. नेजल कैविटी के दो पार्ट्स हैं, दो हिस्से बने होते हैं. ईच पोर्शन इज लाइंड बाय फाइन हेयर्स एंड म्यूकस. हर हिस्से में छोटे छोटे से हेयर्स एंड म्यूकस. म्यूकस मतलब कोई लिक्विड मौजूद है विच फिल्टर द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द एयर. और इस म्यूकस का फंक्शन क्या है कि ये उसमें से डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं. क्योंकि जब ह्यूमंस ब्रीथ करते हैं या ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में लेके जाते हैं तो उस एयर के साथ कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी बॉडी में एंटर हो जाते हैं. ये म्यूकस और जो हेयर्स नेजल कैविटी में मौजूद है ये उस एयर को फिल्टर करके बॉडी में भेज देते हैं और जो डस्ट पार्टिकल है वो स्नीजिंग या छींक के दौरान हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं. द म्यूकस आल्सो मॉइस्चर्स एंड वार्म्स द इनकमिंग एयर. इस म्यूकस का एक फंक्शन ये भी है कि ये बॉडी में एंटर होने वाली एयर को मॉइस्चर भी करता है और उसको थोड़ा सा वार्म भी करता है एंड कीप इट्स टेम्परेचर नियरली इक्वल टू दैट ऑफ द बॉडी. और इसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल रखने की कोशिश करता है क्योंकि हमारे जो सराउंडिंग टेम्परेचर है या नॉर्मल रूम टेम्परेचर है वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस. सो टू ओवरकम दिस डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ये जो म्यूकस है ये एयर को वार्म करता है थोड़ा सा. और विंटर सीजन में बाहर की हवा ज़्यादा ठंडी होने की वजह से जैसे ही ये एयर हमारी बॉडी में एंटर होने की कोशिश करती है तो या एंटर होती है तो ये म्यूकस और जो हेयर्स हैं वो इसका टेम्परेचर बैलेंस कर देते हैं जितना बॉडी का टेम्परेचर है. हेयर इज द नेजल कैविटी. नेजल कैविटी के ज़रिए से ऑक्सीजन बॉडी में जा सकती है. ओरल कैविटी. ओरल कैविटी किसको बोलते हैं? माउथ को. माउथ के ह्यूमंस ऑक्सीजन इंटेक कर सकते हैं. तो जैसे ही माउथ या नोज़ के ज़रिए से ऑक्सीजन इंटेक होती है ये नोस्ट्रिल्स मतलब इंटरनल नोस्ट्रिल्स. इंटरनल नोस्ट्रिल्स यहाँ पे मौजूद हैं. तो जैसे ही ऑक्सीजन बॉडी में इंटेक होगी ये नोज़ या माउथ के ज़रिए से नेक्स्ट बॉडी में एंटर हो जाएगी. इसमें से बोर्ड में एग्जामिनर हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछता है, ये कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे नहीं आया. आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तैयार नहीं करना, आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे तैयार करना है. और जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे वो सब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं. तो जितने भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन मैंने मेंशन किए हैं आपने वो सब अच्छे से तैयार कर लेने हैं. देन द नेक्स्ट इज़ फेरिंक्स एंड लेरिंक्स. फेरिंक्स और लेरिंक्स क्या है? जैसे ही ऑक्सीजन नेजल कैविटी के ज़रिए या ओरल कैविटी के ज़रिए बॉडी में एंटर होती है तो ये मूव कर जाती है फेरिंक्स तक. द नेजल कैविटी ओपन्स इनटू द फेरिंक्स. नेजल कैविटी फेरिंक्स में खुलती है बाय मींस ऑफ टू स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड इंटरनल नोस्ट्रिल्स जिन्हें हम इंटरनल नोस्ट्रिल्स बोलते हैं. यहाँ पे दो स्मॉल ओपनिंग्स हैं. इन ओपनिंग्स को हम इंटरनल नोस्ट्रिल्स कहते हैं और ये नेक्स्ट जाके ओपन होती है फेरिंक्स में. फेरिंक्स इज़ अ मस्कुलर पैसेज एंड इज़ कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर.
फिनिक्स ही वो वाहिद रास्ता है में से एयर भी पास आउट होती है और फूड भी पास होती है, क्योंकि फूड जो हम ओरल कैविटी के जरिए इंटेक करते हैं बॉडी में वो भी फिनिक्स में आती है, और नेजल कैविटी के थ्रू जो ऑक्सीजन आती है वो भी फिनिक्स में आती है। इट एक्सटेंड्स टू द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस, यही फिनिक्स देन इसोफेगस में ओपन होती है, एंड लेरिक्स, और लेरिक्स में द एयर गोज फ्रॉम द फिनिक्स इनटू लेरिक्स, और यही जो एयर है वो फिनिक्स से लेरिक्स में चल जाती है। मतलब सिंपल बात यह है कि यही जो ट्यूब आ रही है इसको हम फिनिक्स ही कहेंगे। यही फिनिक्स जब हमारे गले तक पहुंचती है तो ये मजीद 2 ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं, या 2 पोर्शन इसके बन जाते हैं। एक पोर्शन को हम कहते हैं लेरिक्स, जिसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, और दूसरे को हम कहते हैं इसोफेगस। अब जो फिनिक्स है ये ट्यूब यहाँ पे इसलिए डिवाइड होती है कि जो फिनिक्स है उसमें से जस्ट पास आउट होती है एयर या ऑक्सीजन, लेकिन जो इसोफेगस है उसमें से सिर्फ फूड पास आउट होती है, उसमें से एयर या ऑक्सीजन पास आउट नहीं हो सकती, और लेरिक्स में से फूड पास आउट नहीं हो सकती, क्योंकि हम जब खाना खा रहे होते हैं तो खाना खाने के दौरान कोई फूड पार्टिकल हमारे जो वॉइस बॉक्स है, मतलब जो लिरिक्स है, जो हवा की नाली है, उसमें ना एंटर हो जाए, इसलिए यहाँ पे इस ट्यूब को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया कि जो फूड पोर्शन है वो अलग रहे, और जो एयर पोर्शन है, मतलब जिसमें से ऑक्सीजन ने गुजरना है या एयर ने गुजरना है, वो वाला पोर्शन सेपरेट रहे। देन द नेक्स्ट इज ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस क्या है? जैसे ही नोज़ के थ्रू से ऑक्सीजन बॉडी में एंटर हो रही है, या यहाँ पे इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए बॉडी में ऑक्सीजन जैसे ही एंटर होती है तो वह सबसे पहले मूव करती है फिनिक्स तक, फिनिक्स से फिर वो नेक्स्ट जाती है लिरिक्स तक। लेकिन लिरिक्स में जाने के बाद यहाँ पे है ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर है छोटा सा। ग्लॉटिस इज अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ फिनिक्स। फिनिक्स के स्टार्ट पे ये एक छोटी सी ओपनिंग है विच लेड्स इनटू लिरिक्स, जो कि लिरिक्स में ओपन होती है। मतलब इसके आगे ये वाला जो पोर्शन है ग्लॉटिस के नीचे, सॉरी फिनिक्स के नीचे, उसको हम क्या बोलेंगे? लिरिक्स बोलेंगे। द ग्लॉटिस इज गार्डेड बाय अ फ्लैप ऑफ टिश्यू कॉल्ड एपिग्लॉटिस, और यही जो ग्लॉटिस है इसके ऊपर ये एक टिश्यू का फ्लैप है, टिश्यू का एक पर्दा लगा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। जैसे ही ये फिनिक्स डिवाइड होती है 2 ट्यूब्स में, एक लिरिक्स और दूसरी को हम क्या बोलते हैं? इसोफेगस। इसोफेगस तो स्पेसिफिक है फूड के लिए, मतलब इसमें से जस्ट फूड ने गुजरना होता है, और यही इसोफेगस नेक्स्ट स्टमक तक चली जाती है, मैदे तक, जो कि खुराक को हमारे माउथ से लेकर डायरेक्ट स्टमक में एंटर कर देती है। लेकिन जो लिरिक्स है वो फिनिक्स से आ रही है, और ऑक्सीजन गैस फिनिक्स से होती होती यहाँ पे जाएगी लिरिक्स में। तो ये जो पैसेज है ये सिर्फ स्पेसिफाई है एयर के लिए। यहाँ पे एक जो फ्लैप ऑफ टिश्यू है या टिश्यू का एक पर्दा लगा होता है, इसका मकसद ये है कि कोई भी फूड पार्टिकल हमारे लिरिक्स में एंटर ना हो सके, ताकि हमें सांस लेने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। ये क्वेश्चन आपको अप टू डेट से भी मिल जाएगा, तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर क्वेश्चन लिख दिया है आंसर के साथ। हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, आवाज़ कैसे पैदा होती है। द लिरिक्स इज अ बॉक्स मेड ऑफ कार्टिलेज। लिरिक्स एक ऐसा बॉक्स है जो कि कार्टिलेज का बना है। सो आपको सबसे पहले डिफरेंस समझना है कि बोन और कार्टिलेज में क्या फ़र्क है। बोन कहते हैं सख्त हड्डी को, हार्ड बोन जैसे, और जो कार्टिलेज है वो भी हड्डी ही है, लेकिन वो जिसे हम बोलते हैं नरम हड्डी। मतलब वह बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है और कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन कार्टिलेज बोन की निस्बत, हड्डी की निस्बत थोड़ा सा नरम होता है। जैसे हमारे कान की हड्डी है, हमारे गले की जो हड्डी है जिसे ट्रकिया बोलते हैं, तो इसमें कार्टिलेज पाया जाता है। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन फिनिक्स एंड ट्रेकिया। ये फिनिक्स और ट्रेकिया के दरमियान मौजूद है। बात वो बेसिकली यहाँ पे लिरिक्स की ही कर रहा है अभी, कि यहाँ पे ये फिनिक्स थी और ये है लिरिक्स। यहाँ पे अभी हम जस्ट लिरिक्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। ये नेजल कैविटी थी और माउथ के ज़रिए से हम ऑक्सीजन या
फूड हम इनटेक करते हैं अपनी बॉडी में। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स। इसको हम लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं क्योंकि यहीं से हम आवाज़ पैदा करते हैं। टू पेयर्स ऑफ फाइब्रस बैंड्स, यहाँ पे रेशेदार पट्टियों के दो जोड़े होते हैं जिन्हें हम फाइब्रस बैंड्स बोलते हैं। ये जो आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसे हम फाइब्रस बैंड बोलेंगे, कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स। इसे वोकल कॉर्ड्स या वोकल फोल्ड्स भी कह सकते हैं। आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द लिरिक्स, ये लिरिक्स में एक तरफ से दूसरी तरफ तक खींचे गए होते हैं। द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट व्हेन द एयर पासिस थ्रू देम, जैसे ही हम एयर इनहेल करते हैं अपनी बॉडी में तो ये एयर यहाँ पे आके जब टकराती है इस वोकल कॉर्ड से तो ये वाइब्रेट करते हैं। उस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे एक ड्रम है, उस ड्रम में भी एक टिश्यू सा या पर्दा सा एक लगा होता है, तो जैसे ही उसके ऊपर ऑब्जेक्ट लगाया जाता है तो वो वाइब्रेट करते हैं। उसी वाइब्रेशन से उस ड्रम से साउंड प्रोड्यूस होती है। सेम इसी तरह यहाँ पे एयर आके या ऑक्सीजन आके जब इससे टकराएगी तो ये वाइब्रेशन पैदा करेगी, उसी वाइब्रेशन से साउंड पैदा होगी, साउंड प्रोड्यूस होती है। देन द नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ ट्रैकिया, हाउ इट इज़ लॉन्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में ये ज़रूर पूछा जाता है और इसमें से एक एमसीक्यू भी पूछता है। वो एमसीक्यू क्या है कि आप ट्रैकिया की लेंथ बताएं। ट्रैकिया कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है तो आपने इसकी लेंथ बतानी है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। सो व्हाट इज़ ट्रैकिया एंड हाउ इट इज़ लॉन्ग। लिरिक्स तक हमने पढ़ लिया कि लिरिक्स क्या है। फिरिंक्स के बाद जो ट्यूब आती है उसको हम लिरिक्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट वो पूछ रहा है ट्रैकिया क्या है। लिरिक्स कंटिन्यूज टू द ट्रैकिया विच इज आल्सो कॉल्ड द विंड पाइप। इसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं, मतलब हवा का रास्ता। इट इज अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। ये एमसीक्यू आपने तैयार करना है। ये 12 सेंटीमीटर तक लॉन्ग है। विच लाइज इन फ्रंट ऑफ इसोफेगस, जो कि इसोफेगस से आगे की जानिब मौजूद है। देयर आर सी शेप्ड कार्टिलाजिनियस रिंग्स। इसकी दीवारों में सी शेप्ड कार्टिलाजिनियस रिंग्स मौजूद हैं, छोटे छोटे, इन द वॉल ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया की दीवारों में। अब सबसे पहले तो ये समझिए कि ये लेरिंक्स है, ठीक है। फेरिंक्स के बाद लेरिंक्स, एंड लेरिंक्स के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा आता है, ट्रैकिया। ट्रैकिया की दीवारों में ये ट्रैकियल कार्टिलेज या ट्रैकियल कार्टिलेजिनियस रिंग्स मौजूद हैं, सी शेप्ड। तो ये ऐसे आपको सी शेप्ड यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेजिनियस रिंग्स, जो कि ट्रैकिया की वाल में मौजूद हैं। द कार्टिलेज कीप्स द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। ये जो कार्टिलेज यहाँ पे मौजूद है ये ट्रैकिया को फोल्ड नहीं होने देता, कोलैप्स नहीं होने देता, इसकी शेप को बरकरार रखता है। इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन इट, जबकि इसमें हवा मौजूद ना भी हो तब भी इसकी शेप को बरकरार रखता है, क्योंकि कार्टिलेज थोड़ा सा नरम हड्डी है या नरम टिश्यू है, लचकदार भी है, फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन फिर भी ये ट्रैकिया की शेप को बरकरार रखता है ताकि ये कोलैप्स न कर जाए या अपनी शेप को खराब ना करे। नेक्स्ट इज ब्रोंकाई। जैसे ही फेरिंक्स से ट्यूब आती है तो फेरिंक्स से आते आते वो एंटर हो जाती है इनटू लेरिंक्स। लेरिंक्स में एंटर होने के बाद वो ओपन हो जाती है ट्रैकिया में, और ट्रैकिया मज़ीद डिवाइड होकर क्या बनाता है, ब्रोंकाई। ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी, जैसे ही ट्रैकिया चेस्ट कैविटी में एंटर होता है इट डिवाइड्स इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। ये मज़ीद ये छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। द ब्रोंकाई आल्सो हैव कार्टिलाजिनियस प्लेट्स इन देयर वॉल्स। इसी ब्रोंकाई में कार्टिलाजिनियस प्लेट्स भी मौजूद है ताकि वो क्लैप्स न कर जाए, अपनी शेप को बरकरार रखें। ईच ब्रोंकस एंटर्ड इनटू द लंग्स। ब्रोंकाई अगर सिंगल हो तो उसको ब्रोंकस बोलते हैं। ब्रोंकस एंटर इनटू लंग्स ऑफ इट साइड। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे 2 ट्यूब्स में वो जब डिवाइड हो रही है, ब्रोंकाई या ट्रैकिया 2 ट्यूब्स में डिवाइड होता है, तो यही 2 ट्यूब्स अपनी अपनी साइड के लंग्स में एंटर हो जाती है। मतलब एक लंग यहाँ पे है और दूसरा फेफड़ा या दूसरा लंग यहाँ पे। अब यहाँ पे ये लंग्स हैं और इनके अंदर इस तरह से ब्रोंकाई मौजूद होगी, एंड देन डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ब्रांचेस। और यही ब्रोंकाई मजीद भी स्मॉलर छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। नेक्स्ट इज ब्रोंक्यूल और एल्वियोलर डक्ट्स।
क्योंकि ब्रोंकाई मज़ीद डिवाइड होती हैं, तो ब्रोंकाई जब मज़ीद डिवाइड होती रहती हैं इन द लंग्स में, तो ये एक बहुत ही छोटी छोटी स्मॉल ट्यूब्स बनाती हैं और उन ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। द ब्रोंक्यूल्स प्रोग्रेसिवली लूज द कार्टिलेज। अब इनमें कार्टिलेज बतदरीज कम होता जाता है, जैसे जैसे ट्यूब्स डिवाइड होती जा रही हैं वैसे वैसे इनमें कार्टिलेज कम होता जा रहा है। एज दे बिकम नैरोअर, जैसे जैसे वो मज़ीद तंग होती जाती हैं। द ब्रोंक्यूल्स एंड एज फाइन ट्यूब्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स भी मज़ीद डिवाइड होके क्या बना देती हैं, एल्व्यूलर डक्ट्स बनाती हैं। तो ये मज़ीद पहले डिवाइड होगी, ब्रोंक्यूल बनाएगी, ब्रोंक्यूल मज़ीद डिवाइड होंगे तो एल्व्यूलर डक्ट्स बनाएंगे। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख लेते हैं एल्व्यूलर डक्ट क्या है। ये है जी एल्व्यूलर डक्ट। ये जो वर्ड है डक्ट, इसे हम क्या बोलते हैं, डक्ट का मतलब है पैसेज, रास्ता या कोई नाली, ट्यूब। तो ये जो पैसेज है, कौन सा पैसेज, एल्व्यूलर पैसेज या एल्व्यूलर डक्ट, जिसमें से एल्व्यूलाई गुजर के आ रही है उसको बोलेंगे एल्व्यूलर डक्ट। या जो नेक्स्ट आगे एल्व्यूलाई में ओपन होती है, ये एल्व्यूलर डक्ट है। यहाँ पे एल्व्यूलस या एल्व्यूलाई को क्या बोलेंगे, एल्व्यूलस। एल्व्यूलाई के गिर्द एक कैपिलरीज का गुच्छा होता है, जैसे ये यहाँ पे आपको एक क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज नज़र आ रहा है। और ये जो ऊपर से आ रही है इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स इसको हम कहेंगे, क्योंकि ब्रोंक्यूल्स ही मज़ीद डिवाइड होकर तो एल्व्यूलर डक्ट्स में ओपन होती हैं। तो एल्व्यूलर डक्ट्स में ओपन होने के बाद ये एल्व्यूलाई में जाएंगी। एल्व्यूलाई में जाने के बाद एल्व्यूलाई अब क्या है जी, यहाँ पे ये जो ट्यूब आ रही है ये कौन सी है, ये है ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स मज़ीद डिवाइड होने के बाद क्या बनाती हैं, एल्व्यूलर डक्ट। ये है एल्व्यूलर डक्ट यहाँ पे। और एल्व्यूलर डक्ट नेक्स्ट ओपन हो जाती है एल्व्यूलाई में, मतलब वो डक्ट, वो पैसेज जो नेक्स्ट एल्व्यूलाई में ओपन हो रहा है। ईच एल्व्यूलर डक्ट ओपन्स इनटू अ क्लस्टर ऑफ पाउचेस। अब हर जो एल्व्यूलर डक्ट है वो एक क्लस्टर ऑफ पाउचेस, मतलब एक गुच्छे नुमा स्ट्रक्चर में ओपन होता है, जिसको एल्व्यूलाई बोलते हैं। द एल्व्यूलाई फॉर्म द रिस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन बॉडी। ये जो एल्व्यूलाई है ये क्लस्टर है पूरे का पूरा, ये जो गुच्छा है ये ह्यूमन बॉडी में रिस्पिरेटरी सरफेस बनाता है, मतलब यहाँ पे आके गैसियस एक्सचेंज होता है। जितना ज़्यादा ये सरफेस प्रोवाइड करेगा उतनी ज़्यादा गैसियस एक्सचेंज इजीली हो सकेगी। ईच एल्व्यूलस इज़ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये एक थैलिनुमा स्ट्रक्चर है, जैसे ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, लाइंड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल। और इसके इर्द गिर्द छोटे छोटे स्मॉल सेल्स मौजूद हैं, उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियल सेल्स। इट इज़ बाउंड ऑन द आउटसाइड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। और ये बाहर की तरफ एक कैपिलरीज के गुच्छे से कवर होता है। यहाँ पे इस डायग्राम में देखें कि ये जो कैपिलरीज का गुच्छा मौजूद है इसी की बात हो रही है कि एल्व्यूलाई के गिर्द, या ये जो पूरे का पूरा क्लस्टर है एल्व्यूलाई का, इसके गिर्द ये कैपिलरीज का एक गुच्छा मौजूद होता है और इसको हम एल्व्यूलर सैक बोलते हैं। अब यहाँ पे अब इस डायग्राम को अब पूरा एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले क्या था जी, नेज़ल कैविटी में से ऑक्सीजन एंटर होती है नोस्ट्रिल्स के ज़रिए, और फिर ओरल कैविटी या माउथ के ज़रिए, माउथ के ज़रिए से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन भी एंटर हो सकती है और फूड भी एंटर हो सकती है। और यहाँ से एंटर होने के बाद ये दोनों चीज़ें किस में चली जाती हैं, फिनिक्स में चली जाती हैं। फिनिक्स नेक्स्ट डिवाइड हो जाती है लिरिक्स में। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मौजूद है उसको हम क्या बोलते हैं, लिरिक्स, क्योंकि फिनिक्स एक कॉमन रास्ता है जिसमें से फूड भी एंटर होती है और एयर भी एंटर होती है। और एंटर होने के बाद ये लिरिक्स में ओपन हो जाते हैं। लिरिक्स में जाने के बाद ये ईसोफेगस में ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ये मौजूद है इसे हम बोलते हैं ईसोफेगस, जो कि किसको लेके जाती है, फूड को, सिर्फ खुराक को लेके जाती है। अब यहाँ से एयर एंटर हो गई फिनिक्स तक, ठीक है, सॉरी ये फिनिक्स है, यहाँ पे फिनिक्स तक एंटर हो गई। और ओरल कैविटी में से भी यहाँ पे जब फूड या ऑक्सीजन आएगी तो वह भी फिनिक्स तक आएगी। फिनिक्स में एंटर होने के बाद वह चली जाती है लिरिक्स में, और लिरिक्स में जाने के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया अब जैसे ही चेस्ट कैविटी में एंटर होगा तो ये मज़ीद डिवाइड होगा टू ट्यूब्स में, और हर तरफ की जो ट्यूब है वो एक एक लंग्स वाली साइड पे चली जाएगी।
हर लंग वाली साइड पे डिवाइड होने के बाद यही ट्रैकिया मज़ीद डिवाइड होगा ब्रोंक्यूल्स में या ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई में डिवाइड होने के बाद ये ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाएगा। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ये ब्रोंक्यूल्स हैं और ये जो फाइन ट्यूब्स हैं ये ब्रोंकाई हैं। यही जो ब्रोंक्यूल्स मज़ीद जब डिवाइड होती हैं तो ये वाला ये सारा स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्व्यूलाई या एल्व्यूलर डक्ट इसको कहा जाता है। तो एल्वियोलाई ह्यूमन बॉडी में रिस्पिरेटरी सरफेस बनाती हैं। सो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, वीडियो को लाइक शेयर किया करें और अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।